ओके तो मैंने इसको कुछ ऐसे समझाया था ना, जैसे आप लोग घर में अपने मतलब खेत वेतों में सिंचाई करते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि अगर बड़ा वाला पाइप लेते हैं ना तो जो पानी का प्रेशर होता है वो हल्का हो जाता है। वैसे याद रखो कि अगर जो पाइप का साइज है यानी जो आपका वेसल्स है वो अगर डायलेट हो गया, उसका साइज बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। और अगर जैसे छोटा सा आप पाइप से सिंचाई करते हो, देखना पानी का प्रेशर कितना तेज आता है उस पाइप में। उससे याद रखो कि अगर जो वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, उसका साइज छोटा होगा तो ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा। ये चीज समझ आई सबको? ठीक है। तो अब देखो, अब क्या होता है कि ये जो ब्लड वेसल्स है हमारी, ठीक है, इसमें छोटे छोटे से सेल्स होते हैं। इनको हम कहते हैं इंडोथीलियल सेल। इनको कहते हैं एंडोथीलियल सेल। ठीक है, एंडोथीलियल सेल। ये सेल नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, NO नाइट्रस ऑक्साइड इसको रिलीज करेंगे। नाइट्रस ऑक्साइड जैसे ही आएगा ये तुम्हारी ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं। समझ आया? मैंने कहा ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर छोटी छोटी से सेल्स हैं, उन सेल्स को कहते हैं, क्या कहते हैं? एंडोथीलियल सेल। ये सेल क्या करेंगे, इससे क्या रिलीज होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड जैसे ही रिलीज होगा वो क्या कर देगा? ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, यानी वैसो डायलेशन कर देगा। अगर वैसो डायलेशन हो गया तो बताओ क्या होगा? ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसी वजह से ब्लड प्रेशर को ये क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो एसिटाइलकोलिन आएगा। एसिटाइलकोलिन जो ब्लड वेसल्स है उसमें एंडोथीलियल सेल से नाइट्रस ऑक्साइड के रिलीज को बढ़ा देगा। नाइट्रस ऑक्साइड निकलेगा और ब्लड को डायलेट, वेसल्स को डायलेट कर देगा, और जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि एसिटाइलकोलिन ने किस किस ऑर्गन में क्या क्या काम किया? आया समझ में? किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है? और बाकी जो M4 और M5 होता है इसका कुछ उतना ज़्यादा रोल है नहीं, और ये नॉर्मली हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, इतना याद रखो। ठीक है, मेन ये तीन ही होते हैं। इसके अलावा देखो एक और चीज़ पे तो कर रहा था, ये मायोसिस पे तो कर रहा था, भूल गए? एसिटाइलकोलिन क्या कर रहा था? मायोसिस कर रहा था। तो वो देखो जो स्मूथ मसल्स होती है ना, स्मूथ मसल जो आई की सर्कुलर मसल होती है, जो हमारे आई की सर्कुलर मसल्स होती है, ये भी तो क्या हुई? स्मूथ मसल ही हुई। स्मूथ मसल्स को क्या कर रहा है? कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है। तो कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से क्या हो जाएगा? ये छोटा हो जाएगा। तो कितना इजी है। तो ये क्या कर रहा है? मायोसिस तभी होगा। अब अगर कोई बोलेगा एसिटाइलकोलिन से क्या क्या होता है तो तुम ये सब बता दोगे, विथ रिसेप्टर बता दोगे कि ये रिसेप्टर पे एक्ट करके इसने ये किया। ठीक है, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं? ये बोलो है? गुनगुन कभी चुप क्यों नहीं होती है? बोलने का मौका भी मिलता है तुमको, फिर भी बोलना होता है बीच में। अब हंसेंगे। चलो, ये हो गया मस्कैरिनिक की बात। दूसरा होता है निकोटिनिक रिसेप्टर। उसमें दो होते हैं, NM और NN। तो जो स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल, मैंने हाथ में पेन पकड़ी है, मैं लिख पा रही हूँ, मैं हाथ उठा पा रही हूँ, नीचे कर पा रही हूँ, जो भी अपने हाथों का मूवमेंट कर रही हूँ, अपने पैर का मूवमेंट कर रही हूँ, मेरे जितने भी स्केलेटल मसल है सब मेरे कंट्रोल में है, और वो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा। देखो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब जैसे अगर अभी जैसे मेरा अभी रिलैक्स है, थोड़ी कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ तो मैंने हाथ उठा पाई, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है। एसिटाइलकोलिन इसमें तो हेल्प कर ही रहा है। लेकिन सोचो अगर एसिटाइलकोलिन बहुत ज़्यादा आ जाए तो क्या होगा? कॉन्स्ट्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो हाथ क्या होंगे? कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब काइंड ऑफ अकड़ना ही तो हुआ, तो मेरे हाथ अकड़ जाएंगे, तो अकड़ने की वजह से क्या हो सकता है? पैरालिसिस भी हो सकता है। ठीक है, तो नॉर्मली याद रखो नॉर्मल कंडीशन में है एसिटाइलकोलिन स्केलेटल मसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है, और NN ये ब्रेन में है, तो ये ब्रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ब्रेन में मैंने क्या बोला है? एसिटाइलकोलिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मेमोरी के लिए। मेमोरी। अगर हमारी बॉडी में एसिटाइलकोलिन है तो हमारी मेमोरी अच्छी है, हम याद कर पा रहे हैं, आप लोगों को मैं पहचान पा रही हूँ, आप लोग मुझे पहचान पा रहे हो, आप लोग अपने फैमिली वालों को पहचान पा रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एसिटाइलकोलिन।
ठीक है। तो अब इसका सारा काम समझ आ गया, कैसे ये बना, कैसे ये निकला, कैसे ये रिसेप्टर पे एक्ट करके इसने इतने सारे काम कर दिए, ये सबको समझ आया। ठीक, अब ये नॉर्मल कंडीशन है। अब मैं चाहती हूँ कि एसिटाइलकोलिन बढ़ जाए। चलो बढ़ाते हैं एसिटाइलकोलिन को, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। आज एसिटाइलकोलिन को बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ेगा बताओ, कैसे बढ़ सकता है एसिटाइलकोलिन? हम प्रैक्टिकली बात करेंगे, हम थ्योरेटिकली में जाएंगे ही नहीं। बताओ। टेस्ट है तो सबका ध्यान थोड़ा हो जाएगा। नहीं वो चीज ठीक है, मैं कह रही हूँ वो वहां तो हम बाद में जाएंगे क्या करना है, पहले यहाँ इसको बढ़ाना कैसे है, बोलो कैसे बढ़ेगा ये इधर। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है ना? क्या आ रही है? अब आ रही है। अब देखो एसिटाइलकोलिन को बढ़ाते हैं, ठीक है। बढ़ाने से पहले एक और चीज ध्यान रखो कि अब ये नॉर्मल कंडीशन है और नॉर्मली हमारी बॉडी में ना एक एंजाइम भी प्रेजेंट होता है, जिस एंजाइम को क्या कहते हैं, कोलिन एस्ट्रेज। इस एंजाइम को कहते हैं कोलिन एस्ट्रेज, ठीक है। ये क्या करेगा, जो एसिटाइलकोलिन है ना इसको ब्रेक करते रहेगा, ये बनते रह रहा है, अपने रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है, जो ज्यादा है वो इसको ये ब्रेक कर दे रहा है, ठीक है। मतलब उसका बैलेंस बनाए रखा हुआ है हमारे बॉडी में। तो ब्रेक करके क्या बनाता है ये, कोलिन और एसीटेट, यही होता था, कोलिन और एसीटेट बना देता था इसको तोड़ के। तो अब ये इससे कुछ असर नहीं होता एसिटाइलकोलिन वाला, और ये जो कोलिन है ये वापस से इसका रीअपटेक हो जाता है और दोबारा से एसिटाइलकोलिन बनाने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। अभी तो आवाज आ रही होगी, दूर है वो ना। तो जो ये एसिटाइलकोलिन है, इसका ब्रेकडाउन कौन कर रहा है, कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम कर रहा है, और इसको ब्रेक करके क्या बना दे रहा है, कोलिन और एसीटेट बना दे रहा है, और इस कोलिन का रीअपटेक हो जा रहा है दोबारा से, और यही कोलिन फिर एसिटाइलकोलिन एंजाइम ए के साथ मिलकर एसिटाइलकोलिन बना रहा है। ये पूरी साइकिल नॉर्मली चलती है। अच्छा अब सोचो क्या हो अगर ये वाला एंजाइम को हम किल कर दें, ठीक है, ये वाला एंजाइम अगर ना रहे तो क्या होगा, एसिटाइलकोलिन का ब्रेकडाउन होगा तो एसिटाइलकोलिन बढ़ जाएगा। ये रीजन हो सकता है एक बढ़ने का। और क्या रीजन हो सकता है, यहाँ पर को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, और यहाँ से बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है। जो इसके अंदर स्टोर है ना, ये स्टोर से मतलब जब जरूरत होती है तभी निकलता है, अगर जरूरत नहीं है तो इसी के अंदर स्टोर रहेगा वो। क्या हो अगर ये स्टोर से बहुत ज्यादा निकलने लग जाए, तब भी तो बढ़ जाएगा ना। तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिट हो गया तो इसकी वजह से एसिटाइलकोलिन बढ़ जाएगा, या फिर ये जो वेसिकल्स है इससे बहुत ज्यादा एसिटाइलकोलिन का रिलीज होगा, या बहुत ज्यादा वो निकलेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर को एसिटाइलकोलिन बढ़ सकता है। आप रीजंस बताओ मुझे। जैसे मैंने कहा आप लोगों को एक ब्लैक विडो स्पाइडर की कहानी बताई थी मैंने, किसकी कहानी बताई थी, कितने पैर होते हैं, चलो ये स्टाइलिश वाला वो है ये है एक स्पाइडर और इसका नाम है क्या, ब्लैक विडो स्पाइडर। जब ये स्पाइडर काटेगा तो ये क्या कर देगा, यहाँ से एसिटाइलकोलिन के रिलीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, बर्स्ट रिलीज करा देगा एसिटाइलकोलिन का, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, एसिटाइलकोलिन बढ़ जाएगा, पहला केस। दूसरा मैंने बोला था कि कोई बेचारा किसान खेतों में खेती कर रहा है, फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज कर रहा है, कि गलती की वजह से वो क्या कहते हैं, वो इंसेक्टिसाइड जो फर्टिलाइजर्स वगैरह है उसका कंजप्शन हो गया, वो ले लिया उसने, अपने इनहेल कर दिया या फिर गलती से खा लिया, तो उस केस में। और बेगॉन वगैरह जो होते हैं, या फिर आप लोग क्या कहते हो, नवान कहते हो ना, और सल्फास, ठीक है। ये जो भी है, मतलब मैं कह रही हूँ, मैं लिख रही हूँ इधर देखो, इंसेक्टिसाइड लिख रही हूँ, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स लिख रही हूँ, इसमें कुछ भी ले लो, इसमें आप लोग बेगॉन ले लो, मतलब जो कॉकरोच वगैरह मारते हैं ना, कीड़े वीड़े मारते हैं, बगडॉन करके आता था वो हो गया, या फिर फर्टिलाइजर्स ले लो, ठीक है, फर्टिलाइजर्स ले लो, इन सारे को एक ही कैटेगरी में ले लो, तो ये सारे आएंगे और ये क्या कर देते हैं, ये जो कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम है इसको इनहिबिट कर देंगे। कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिट हो गया तो एसिटाइलकोलिन का लेवल
बढ़ जाएगा। मैंने क्या क्या रीजन बोले? ब्लैक विडो की वजह से एसिटाइलकोलिन का रिलीज बढ़ जाएगा, या फिर ये जो इंसेक्टिसाइड वाली कैटेगरी है ये कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को इनिबिट कर देगा, इसकी वजह से एसिटाइलकोलिन बढ़ जाएगा। इसके अलावा और मैंने क्या बताया था? मशरूम की पॉइजनिंग हो गई तभी एसिटाइलकोलिन का रिलीज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया? एसिटाइलकोलिन बढ़ गया। अब देखते हैं क्या करेगा वो बढ़ के। ठीक है, अब बढ़ा वो और ज्यादा मस्कैरिनिक रिसेप्टर पे आया। अब M1 में आएगा तो क्या कर देगा? बहुत ज्यादा एसिड का रिलीज कर देगा। तो किसके चांसेस हो सकते हैं? अल्सर के, पेप्टिक अल्सर लिख लो। किसके चांसेस हो सकते हैं? पेप्टिक अल्सर, बहुत ज्यादा एसिड का रिलीज करा देगा। अच्छा, हिस्टामिन है, तो हिस्टामिन क्या करता है? काइंड ऑफ जो तुम्हारी ब्रोंकाई होती है ना, इसको कॉन्स्ट्रिक्ट भी कर देगा। ठीक है, एलर्जी टाइप्स कर देता है। तो हिस्टामिन की वजह से भी जो है अस्थमा और ज्यादा बिगड़ जाएगा। अगर किसी को अस्थमा है और उसका हिस्टामिन और ज्यादा रिलीज हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा? जो अस्थमा है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो क्या करता है? एक तो तुम्हारे ब्रोंकाई जो होती है, ठीक है, जो सपोज ये तुम्हारी ब्रोंकाई है, ये नॉर्मल साइज है। ठीक है, नॉर्मल है, प्रॉपर हमारी एयर आ जा रही है, बढ़िया है इसमें। ठीक है, अब क्या है कि अगर ये ब्रोंकाई तुम्हारी पतली हो गई, ये जो ब्रोंकाई है ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, तो एयर जितनी आ पा रही थी अब उतनी आ पाएगी? कम हो जाएगा, मतलब सफोकेशन होगी, इरिटेशन होगी हम लोगों को। और अगर ये ब्रोंकाई बड़ी हो जाए, डायलेट हो जाए, तो क्या हो जाएगा? आराम होगा, मतलब सांस वास लेने में इजी होगा। दूसरा, जो ब्रोंकाई होती है ना, इसमें जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, देखो ये जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, इस सेल से क्या रिलीज होता है? म्यूकस। म्यूकस जानते हो क्या होता है? म्यूकस को हिंदी में क्या कहते हैं? बलगम। बलगम जो बनता है, तो ये सेल्स होती है, ये सेल क्या करती है? म्यूकस निकालती है, म्यूकस प्रोड्यूस करती है और म्यूकस का रिलीज करती है नॉर्मली। अब देखो ऑलरेडी तुम्हारा ब्रोंकाई छोटा हो गया है, ठीक है, हिस्टामिन की वजह से ये जो म्यूकस है बहुत ज्यादा बन रहा है। तो अब क्या होगा? देखो ब्रोंकाई एक तो छोटी हो गई, ऊपर से म्यूकस ज्यादा बन के इधर पर को जमा हो गया, ये पूरा म्यूकस जमा हो गया। अब ये इतनी सी जगह रही, अब सांस लेने में दिक्कत होगी नहीं होगी अस्थमा वाले को? तो यही चीज होती है यहाँ। ठीक है, अब देखो M1 में तो इसने दिक्कत करी दी, M1 इसके अलावा ब्रेन में भी होता है। ठीक है, M1 इसके अलावा कहाँ होता है? ब्रेन में भी होता है, और ब्रेन में है यानी तुम्हारी जो मेमोरी होगी वो क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी। मतलब तुम भूलने लग जाओगे अपने दोस्तों को, कभी कभी याद आएगा, कभी कभी भूल जाओगे, ये चीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन को, जो मेमोरी लॉस वाली कंडीशन होती है, इसको क्या कहते हैं? एल्जाइमर कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्जाइमर कहते हैं। ठीक है, अब जो M2 है, अब देखो एसिटाइलकोलिन बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो वो M2 से कहाँ अफेक्ट करेगा? हार्ट में, और हार्ट में तुम्हारे हार्ट रेट को क्या कर देगा? डाउन कर देगा। ठीक है, ये हो गया। अब M3 है, अब M3 में सोचो पहले से मतलब सलाइवेशन हो रहा है और ज्यादा एसिटाइलकोलिन आ गया तो क्या होगा? लार की गंगा बह जाएगी। ठीक है, एक्सेसिव सैलिवेशन हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्वेटिंग आएगी, पसीना होगा पेशेंट को, और उसकी आंखों से आंसू आएंगे। ठीक है, ये चीजें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। उसके अलावा स्मूथ मसल है, ठीक है, पहले तो कॉन्स्ट्रिक्ट हो ही रहा था, अब एसिटाइलकोलिन और ज्यादा आ गया भर भर के, और ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? डायरिया हो जाएगा, खतरनाक वाला, और डायरिया की वजह से, फ्लूइड लॉस की वजह से पेशेंट डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा यूरिनेशन, पैंट गीला, पहलाते ही पैंट गीला, ठीक है, तो यूरिनेशन हो जाएगी। ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, यानी सांस लेने में दिक्कत होगी, पेशेंट निपट जाएगा। तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन है यानी अस्थमा की कंडीशन वाले को और दिक्कत हो सकती है। मायोसिस, जो आंखों की जो सर्कुलर मसल है वो क्या हो जाएगी? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो जो प्यूपिल साइज है वो क्या हो जाएगा? छोटू सा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया स्मूथ मसल्स में। ब्लड वेसल में ऑलरेडी ये क्या कर रहा है? तुम्हारा नाइट्रस ऑक्साइड का रिलीज हो रहा था एसिटाइलकोलिन की वजह से, तो नाइट्रस ऑक्साइड की रिलीज की वजह से तुम्हारे क्या हो रहा था? ब्लड वेसल्स क्या हो रही थी? जल्दी बोलो, मैं पीट दूंगी। ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो डायलेट होगी, डायलेट होने की वजह से ब्लड प्रेशर गिर रहा था, एसिटाइलकोलिन और ज्यादा आ गया,
और ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज हो गया, और ज़्यादा जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो गई, डायलेट हो गई, और बीपी गिर गया, और बीपी खत्म हो जाएगा तो पेशेंट वैसे भी ठीक है, ये हो जाएगा। तो इससे तुम पता कर सकते हो एसिटाइलकोलिन ज़्यादा हो गया तो क्या हो सकता है, या इन सब की पॉइजनिंग की वजह से किस तरीके से पेशेंट मर रहा था, ये सारी चीज़ें होंगी। प्रैक्टिकल सोचो, ठीक है। अब स्केलेटल मसल में कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, यानी पैरालिसिस के चांसेस हो सकते हैं, बॉडी अकड़ जाएगी ना, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी एक्सेसिव, तो ये आ जाएगा, और पैरालिसिस की वजह से पैरालिसिस आ जाएगा। और ब्रेन में तो मैंने बोल ही दिया, अल्जाइमर मतलब भूलने लगोगे चीज़ें। तो अभी तुम्हें समझ आया कि एसिटाइलकोलिन क्या होता है, नॉर्मली क्या करता है, बढ़ेगा तो क्या करेगा, कर लोगे। ये डायग्राम बनाना, इसमें सब लिख लो तो बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ कराई। अब तुम्हारा आई थिंक लंच का टाइम होने वाला है। क्वांटिटी क्या होती है, एसिटाइलकोलिन नॉर्मली बॉडी के अंदर बनते रहता है, मतलब कुछ परसेंटेज जैसे मतलब इतना ऐसे परसेंटेज का तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि बॉडी में बनते रहता है। अगर बाई चांस किसी समय ज़्यादा भी बन जाए ना, सुन लो एक बार, उसने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मैं कह रही हूँ एसिटाइलकोलिन नॉर्मली बॉडी में बनते रहता है, ठीक है, लेकिन अगर कभी बाई चांस से ज़्यादा भी बन जाए तो वो हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको खुद ही कैसे मैनेज करती है वो देख लो। होम्योस्टेसिस होता है हमारी बॉडी में, तो बॉडी खुद ही मैनेज कर देती है। क्या होगा देखो, किसी वजह से अगर एसिटाइलकोलिन बढ़ गया, ठीक है, तो क्या होगा, इधर एसिटाइलकोलिन बढ़ गया तो ये मैसेज जाएगा किसको, ऑटो रिसेप्टर को, M2 को, ठीक है, M2 को वो जाएगा, M2 को ये जगा देगा कि भाई उठ जा, मैं बहुत ज्यादा बढ़ गया हूँ। तो M2 उठ जाएगा और M2 क्या कर देगा, गेट को बंद कर देगा, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन अब बाहर नहीं जा पाएगा। और अब ये जो भी है, इस वाले एसिटाइलकोलिन को कोलिनेस्टरेज इनहिबिट कर देगा, तो ऑलरेडी उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, अलग से फर्दर रिलीज नहीं होगा, जितना रिलीज हुआ है उसको एसिटाइलकोलिन संभाल लेगा, एस्ट्रेज, ठीक है। इसलिए ये बहुत जरूरी होता है ये एंजाइम। अगर ये एंजाइम किल हो गया और ऑटो रिसेप्टर थोड़ा बहुत ही संभाल पाएगा, फिर ये जो होगा, फिर थोड़े बहुत साइड इफेक्ट तो तुम्हें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बाई चांस तुम्हें इनमें से कुछ चीज़ लगती है ना, जैसे होता है कभी कभी एसिड का सिक्रेशन बढ़ रहा है, वो तो नॉर्मली अगर तुम वैसे भी देखा जाए तो, लेकिन अगर जैसे कभी कभी एसिड का सिक्रेशन बढ़ रहा है, कभी इनमें से कोई हो रहा है, जैसे एक्सेसिव यूरिनेशन वगैरह हो रहा है, तुम लोगों को एक्सेसिव डायरिया हो रहा है, ठीक है, या फिर तुम्हारी जो ब्रोंकिया, तुम्हें सांस लेने में अचानक से दिक्कत होने लगी है, ये चीज़ें हुई है, तो तुम कहीं ना कहीं कोरिलेट कर सकते हो कि तुम्हारी बॉडी में जो न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन, इसके लेवल में थोड़े से चेंजेस हो गए हैं। तो इस तरीके से तुम खुद ही पता लगा सकते हो, सिम्टम्स से पता चल जाएगा। और मेंटेन रखती है बॉडी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके, और ऑटो रिसेप्टर का नाम है M2, ठीक है। बस इतना ही है ये। आप कर लो लंच अपना। अच्छा फोटो खींचना, अभी अभी जैसे मैंने वही होता है ये वाला, ये नीचे वाला ही देखना, एसिटाइलकोलिन वाले में मत देखना, एसिटाइलकोलिन बन जाता है ना, एसिटाइलकोलिन ये नहीं है, बस ये मैं भी बंद कर दूं। ये नहीं है।